अब यहां पे सबसे पहले है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी स्टार्ट कब हुआ था? 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू हुआ था। अब जीएसटी से पहले बहुत सारे ऐसे टैक्स थे जैसे ईटीएल, वैट, सीएसटी, एक्साइज, सर्विस टैक्स, एजुकेशन सेस, काफी सारे टैक्स लगते थे जीएसटी से पहले। अब उन सबको हटाकर सिर्फ एक टैक्स बना दिया जीएसटी का, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सर्विस पे भी यही लगेगा, गुड्स पे भी यही लगेगा, दोनों के लिए एक ही टैक्स कर दिया कंबाइंड जीएसटी। ठीक है। अब जीएसटी के अंदर स्लैब, जीएसटी के अंदर 3 स्लैब रखे गए, एसजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी। एसजीएसटी का मतलब होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सीजीएसटी का मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आईजीएसटी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसका यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स भी होता है यूटीजीएसटी बोलते हैं जिसको, ये केंद्र शासित प्रदेशों में लगता है सिर्फ, बाकी एसजीएसटी अपने को लगाना पड़ता है। अब एसजीएसटी का मतलब हो गया स्टेट टू स्टेट। अगर कोई भी माल, हम जैसे आप जिस स्टेट में रह रहे हो, राजस्थान के हो, तो राजस्थान से राजस्थान में माल को सेल या परचेज करोगे तब आपको एसजीएसटी लगाना पड़ेगा। उसके बाद में सीजीएसटी भी राजस्थान के अंदर एक स्टेट से के अंदर सेल और परचेज करने पर लगता है। आईजीएसटी अदर स्टेट के लिए होता है, जैसे राजस्थान से बाहर अपन दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के अंदर माल सेल या परचेज करेंगे तब हमें लगाना पड़ेगा आईजीएसटी। अगर राजस्थान के अंदर ही सेल परचेज करेंगे तब लगाना पड़ेगा सीजीएसटी और एसजीएसटी। अब यहाँ पे स्टेट टू स्टेट के अंदर सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, और स्टेट टू अदर स्टेट होता है उसमें लगेगा अपना आईजीएसटी। ठीक है। अब देखिए आईजीएसटी के अंदर 100%, मतलब कोई भी टैक्स की रेट हमारी जैसे 18% है, तो 18% है, तो अगर अदर स्टेट से माल सेल या परचेज किया है तो यहाँ पे आईजीएसटी लगेगा पूरा 18%। अगर राजस्थान के अंदर सेल परचेज किया है तो यहाँ पे 9% सीजीएसटी लगेगा और 9% एसजीएसटी लगेगा, तो 9% दोनों में 50-50% डिवाइड होगा। उसके बाद में आती है जीएसटी की रेट। अब जीएसटी की रेट गवर्नमेंट ने 5 रेट डिसाइड कर रखी है। पहले काफी सारी टैक्स की रेट थी, उसके बाद में उसके ऊपर टैक्स लगता था, वेट के बाद में भी, लेकिन अब जीएसटी के अंदर रेट ही 5 कर दी। जैसे 3% है तो 3% सिर्फ सिल्वर और गोल्ड पे लगती है। उसके बाद में 5% रेट है तो 5% कोई भी खाने पीने की वस्तु के ऊपर लगती है, जैसे ऑयल हो गया, शुगर हो गई, उस तरीके से कोई भी खाद्य वस्तु होती है उसमें 5 लगता है। और एक नील रेटेड होता है। नील रेटेड का मतलब हो गया जिसको जीएसटी, जिसपे 0 रेटेड है, जैसे किसानों खेतों में होने वाला अनाज हो गया, मोठ, मूंग, बाजरा, ग्वार, या फिर पशुओं के खाने के लिए कॉटन सीड हो गई। उसके बाद में काफी सारी जैसे दाल, दलहन हो गई, ये सारी चीजें जीएसटी से फ्री रेटेड कर रखी है, जिसमें जीएसटी हमारा नहीं लगता। फिर आता है 12%। 12% के अंदर भी कुछ चीजें होती है जो डिवाइड कर रखे हैं, जैसे घी हो गया, या फिर उसके बाद में कुछ चीजें होती है जो 12% के अंदर दे रखी है। उसके बाद में 18% के अंदर मोस्टली काफी सारी चीजें दे रखी है, जैसे हेयर ऑयल हो गया, ये टीएमटी बार हो गया, उसके बाद में कोई प्लास्टिक आइटम हो गया, स्क्रैप हो गया, फर्नीचर हो गया, कुछ भी एक्स्ट्रा आइटम जो भी है सारे के सारे 18% में दे रखे हैं। पहले 28% में बहुत सारे आइटम थे जिसको हटाकर अब 18% के अंदर कन्वर्ट किया है। 28% में कुछ आइटम रहे जैसे एसी हो गया, सीमेंट हो गया, या उसको लग्जरी आइटम हो गया जो 28% के दायरे में है। उसके अलावा 18% के अंदर कर दिए है सारी चीजें। अब 28% से कई आइटम ऐसे होते हैं जो 28% से भी ज्यादा होते हैं, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक हो गई जिसपे 28% से ज्यादा टैक्स था, तो उस पर क्या किया है, सेस का प्रावधान है। सेस का मतलब हो गया कि उपकर हो गया, ये कर के ऊपर लगने वाला सेस, मतलब कि 28% से ज्यादा अगर हम टैक्स नहीं लगा सकते तो उस पर सेस लगाते हैं। जैसे पान मसाला हो गया, गुटखा हो गया, सिगरेट हो गई, तंबाकू हो गई, कोई भी अगर ये चीजें हैं तो इन पे गवर्नमेंट 28% से ऊपर सेस लगाती है। सब पे अलग अलग सेस होता है, किसी पे एमआरपी बेस पे सेस होता है, किसी पे आइटम वाइज सेस होता है, किसी पे क्वांटिटी वाइज सेस होता है, किसी पे वैल्यू बेस पे सेस होता है। अब जैसे 160% सेस कर दिया तो 28% जीएसटी है प्लस 160% सेस है, तो उस पर टोटल टैक्स 188% हो गया। इसी तरीके से किसी पे 60% है, किसी पे एक एमआरपी पे हो गया कि 450 रुपए एक पैकेट का है। इस तरीके से सेस अलग अलग रेट के अंदर डिवाइड होगा। अब एमआरपी पे हो गया, जैसे सपोज करो 20 रुपए की एक पुड़िया आती है, कोई भी मिराज या फिर जो भी खाने की, तो 20 रुपए की पुड़िया आती है, उस पर 56% एमआरपी पे जीएसटी है, सेस है, और 28% उस पर जीएसटी है।
अब यहाँ पे 56 और 28 दोनों, अब यहाँ पे क्या होगा कि 20 का 56% निकालेंगे तो 11 रुपए 20 पैसे तो सिर्फ उसका शेष होता है। उसके बाद में उसका जीएसटी होता है वो अलग। कहने का मतलब 20 रुपए की अगर कोई भी पुड़िया या खैनी जो भी आता है उसके अंदर गवर्नमेंट को 11.5 रुपए का टैक्स हमें पे करना पड़ता है। अब बोलते हैं भाई कि गलत है, ये नहीं खानी चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट को इससे कितना फायदा होता है ये देखिए कि एक कोई भी व्यक्ति 20 रुपए की कोई भी खाता है तो वो सरकार को 10 रुपए से ज्यादा टैक्स देता है। ठीक है, इस तरीके से मतलब काफी सारे आइटम है। उसके अलावा जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया और वाइन होगी, इन चीजों पे अभी जीएसटी लगा नहीं है, ये जीएसटी के दायरे से बाहर है। ये क्या है, नॉन जीएसटी के दायरे के अंदर दे रखी है, क्योंकि इस पे बहुत ज्यादा टैक्स है, डबल से भी ज्यादा टैक्स है, इसलिए इसको जीएसटी से बाहर कर रखा है। ठीक है, अब ये जीएसटी की रेट हो गई। अब जीएसटी की रेट के बाद में होता है एक आरसीएम। आरसीएम का मतलब हो गया रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, मतलब उल्टे कर की प्रणाली। ये कब लगता है, ये कोई भी खर्चे पे लगता है, जैसे भाड़ा हो गया, फ्रेट हो गया, फ्रेट एंड अनलोडिंग चार्ज हो गया, कोई भी अपन माल मंगवाते हैं उसके ऊपर अपना बिल्टी का चार्ज लगता है, या फिर कोई सर्विस ऐसी हो गई जिसपे लीगल सर्विस हो गई उस पे आरसीएम है, या फिर यूआरडी पर्सन से अनरजिस्टर्ड पर्सन हो गया। यूआरडी मतलब उससे अगर अपन कोई माल या सामान खरीदेंगे तो उस पे सरकार को 5% आरसीएम अपने को पे करना पड़ेगा। हाँ, ये आरसीएम अपना एक्सपेंसेस नहीं है, आरसीएम हम एक बार टाइमली पे करते हैं, उसके बाद में अपन उसका इनपुट भी क्लेम कर लेते हैं रिटर्न के अंदर। तो ये आरसीएम अपना एक्सपेंसेस नहीं है, लेकिन टाइमली टीडीएस की तरह अपने को एक बार भरना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में आता है कि जीएसटी नंबर जो होता है वो कौन सी स्कीम के तहत है। जैसे एक रेगुलर स्कीम होती है, कंपोजिशन। आप जीएसटी का लेजर बनाते हो, वो पार्टी का लेजर बनाते हो, तो पार्टी का लेजर बनाने के बाद में नीचे जाकर वो पूछता है कि रेगुलर है या कंपोजिशन है। तो ये अलग अलग होते हैं। जैसे रेगुलर, कोई भी रेगुलर पर्सन हो गया कि जीएसटी नंबर ले रखे है, जो सामने वाली पार्टी को या फिर जो बिजनेसमैन को बिल काटता है, दुकानदारों को बिल देता है, जो सामने वाली पार्टी इनपुट क्लेम कर सके, उसको रेगुलर जीएसटी नंबर लेने पड़ते हैं। या फिर छोटे व्यापारी होते हैं जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से नीचे होता है, वो व्यक्ति कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत जीएसटी नंबर ले सकते हैं। कंपोजिशन स्कीम के अंदर डॉक्यूमेंट मेंटेन की कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती, और रेगुलर के अंदर सब कुछ मेंटेन करना पड़ता है, आइटम वाइज डिटेल रखनी पड़ती है, सारी चीजों का हिसाब किताब अपने को गवर्नमेंट को रिटर्न में देना पड़ता है। ठीक है, तो ये रेगुलर जीएसटी नंबर हो गया बड़े व्यापारियों के लिए, होलसेलरों के लिए, या फिर ऐसे व्यक्ति जो सप्लाई देते हैं, अदर स्टेट में सप्लाई देते हैं, उन सबको रेगुलर लेना पड़ता है। कंपोजिशन छोटे व्यापारी हो गए जो बाजार से, मार्केट से या फिर एक स्टेट से माल खरीदते हैं, और माल खरीदने के बाद में वो कस्टमर को माल दे देते हैं। कस्टमर को मतलब जैसे घर वाले सामान लेके आते हैं, उन दुकानदारों से वो कंपोजिशन डीलर हो गए। हालांकि रेगुलर वाले भी कस्टमरों को माल दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि रेगुलर वाले नहीं दे सकते, लेकिन ये दोनों चीजें रेगुलर वाले दोनों को दे सकते हैं, कंपोजिशन वाले सिर्फ छोटे व्यापारी हो गए। तो वो 1.5 करोड़ तक का उनका टर्नओवर की लिमिट होती है, उसके ऊपर उसको रेगुलर में कन्वर्ट करवाना पड़ता है। उसके बाद में अपन टेली में लेजर बनाते हैं तो हमारे सामने आता है एक रजिस्टर और अनरजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड का मतलब यही हो गया कि अगर किसी ने जीएसटी नंबर ले रखे हैं तो वो रजिस्टर्ड पर्सन हो गया। अगर किसी ने रजिस्टर्ड पर जीएसटी नंबर नहीं ले रखे हैं वो क्या हो गया, अनरजिस्टर्ड पर्सन। अनरजिस्टर्ड पर्सन का शॉर्ट में यूआरडी लिखा हुआ आएगा वहां पे, या फिर कस्टमर बोल सकते हो। सेल का लेजर बना पार्टी का डेटर में डालते हो तब वो कस्टमर भी हो सकता है। अब खरीदते हैं तब ये मांगेगा सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर यूआरडी मतलब अनरजिस्टर्ड पर्सन। अगर रेगुलर पर्सन करेंगे तो उसके पास जीएसटी नंबर है जो अपने को मेंशन करने पड़ेंगे। उसके बाद में इनपुट क्रेडिट आता है। इनपुट क्रेडिट का मतलब हो गया कि जैसे हमने माल खरीद लिया 1 लाख रुपए का, अब 1 लाख रुपए का माल खरीदा, उस पर हमने 18% जीएसटी दे दिया। तो 18% जीएसटी दे दिया तो यहां पे हमारे कुल माल की लागत कितनी होगी, 1,18,000 रुपए होगी। अब 1,18,000 रुपए कुल माल की हमारी लागत है, और यहां पे हमने उस आइटम को 1,20,000 रुपए में सेल कर दिया। तो यहां पे हमने क्या कर दिया, 18,000 रुपए जीएसटी तो कर दिया पे, यानी ये जीएसटी तो हमने चुका दिया, सामने वाली पार्टी को चुका दिया। सामने वाली पार्टी को चुका दिया, वो पार्टी अगली पार्टी को चुकाएगी, अपने हिसाब से जीएसटी का एडजस्टमेंट करके ये गवर्नमेंट तक पहुंच जाएगा 18,000 रुपए। अब रही बात कि हमने 1,20,000 रुपए का जो सेल किया है उस पे 18% जीएसटी जो हम चार्ज करेंगे वो हो गई 21,600 रुपए। अब 21,600 रुपए के हिसाब से 1,41,600 का बिल तो बन जाएगा, लेकिन अब जीएसटी का हिसाब देखें अपन तो हमने 18,000 रुपए जीएसटी गवर्नमेंट को पे किया हुआ है माल खरीदते समय। अब 21,600 हमने कस्टमर से ले लिया।
अब यहाँ पे डिफरेंस कितना आ गया 3600 का, यानी हमने 3600 रुपए जीएसटी ज्यादा ले लिया। अब गवर्नमेंट ये नहीं कह रही कि आप 1 लाख का माल खरीदा है और उसको 1,20,000 में बेच रहे हो तो आप प्रॉफिट कितना ही रखो, उससे कोई मतलब नहीं है सरकार को। सरकार को इससे मतलब है कि आपने 18,000 रुपए भरे थे और 21,600 वही प्राप्त कर लिए, तो बच गए कितने 3600 रुपए। 3600 रुपए ये अपने को गवर्नमेंट को जीएसटी पेड करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो जीएसटी इनपुट का क्लेम अपन ने 18,000 रुपए कर लिया, ये हो गया इनपुट क्रेडिट। अब आउटपुट जो हमारा आया 21,600, उसमें से इनपुट क्रेडिट को लेस कर देंगे तो जितना डिफरेंस बचेगा वो मंथली जीएसटीआर 3B रिटर्न लगाते हैं उसके अंदर अपने को सरकार को चुकाना पड़ता है। उसके बाद में जीएसटी की रिटर्न आती है। अब जीएसटी की रिटर्न के अंदर क्या होता है कि अलग अलग होती है, इसमें मंथली भी जाती है, क्वार्टरली भी जाती है, टर्नओवर बेस पे जाती है कि किसी का टर्नओवर अगर 1-1.5 करोड़ रुपए तक है तो उसको 5 करोड़ तक है तो उसको क्वार्टरली रिटर्न लगानी पड़ती है, 5 करोड़ से ऊपर है उसको मंथली लगानी पड़ती है। तो अब इसमें अलग अलग जाती है, जैसे जीएसटीआर 1 हो गई। जीएसटीआर 1 क्या होती है, सेल्स की डिटेल जाएगी जिसके अंदर कि हमने 1 महीने में कितने रुपए का माल बेचा है, उसकी भी डिटेल अलग अलग जाएगी। जैसे B2B बिजनेस टू बिजनेस पर्सन को कितना बेचा है, B2C बिजनेस टू कस्टमर को कितना बेचा है हमने माल। उसके बाद में HSN वाइज कितना बेचा है। HSN होता है ये आइटम का हार्मोनाइज सिस्टम नोमेनक्लेचर होता है कि मतलब वर्ल्ड वाइज एक हर आइटम को एक कोड के अंदर डिफाइन कर रखा है। हर आइटम के अलग अलग कोड होते हैं पूरे वर्ल्ड के हिसाब से। तो जैसे 9403 कोड हो गया फर्नीचर का। अब 9403 में फर्नीचर डालेंगे तो जितने भी फर्नीचर है वो सारे के सारे 9403 के अंदर ऐड हो जाएंगे। तो इस कोड के हिसाब से अपने को आइटम वाइज डिटेल मेंशन करनी पड़ती है। फिर आती है जीएसटीआर 2A। जीएसटीआर 2A किसकी हो गई, परचेज की होती है। अगर हम परचेज की फाइल, ये ऑटो पॉपुलेट होती है जिसमें हमें अपनी फाइल से बिल फाइल में जो बिल होते हैं उनको जीएसटी पोर्टल से मैच करना पड़ता है। ये सामने वाला सप्लायर जब जीएसटीआर 1 लगाता है तब हमारे पोर्टल पे जीएसटीआर 2A और 2B दोनों रिटर्नें दिख जाती है। अब 2A और 2B में डिफरेंस क्या होता है, 2A भी परचेज की है और ये भी परचेज की है, लेकिन इसमें क्या होता है कि जीएसटीआर 1 की एक डेट होती है मंथ की, जैसे अगले महीने की 11 तारीख हो गई, ठीक है 11 तारीख हो गई। अब अगर कोई सामने वाला सप्लायर 11 तारीख तक रिटर्न फाइल कर देगा तो उसका इनपुट हमें क्लेम मिल जाएगा जीएसटीआर 2B के अंदर। जीएसटीआर 2B में जितना भी अपना टैक्स आएगा वो अपने को इनपुट क्लेम मिल जाएगा। अगर किसी ने 11 तारीख तक रिटर्न नहीं फाइल करी है तो वो हमें इस महीने जीएसटीआर में क्लेम नहीं मिलेगा। जैसे किसी ने 15 तारीख को रिटर्न फाइल कर दी तो 15 को कर दी तो वो जीएसटीआर 2B में इस महीने हमारे इनपुट में नहीं ऐड होगा, ये हमें पूरा का पूरा टैक्स भरना पड़ेगा। अगर किसी ने 15 को करी है तो वो हमारी 2A में शो हो जाएगा। 2A में अपन बिल को मिलान कर सकते हैं सिर्फ, लेकिन उसके हिसाब से इनपुट नहीं ले सकते। उसके बाद में जीएसटीआर 3B रिटर्न होती है। 3B का मतलब हो गया कि टैक्स का हिसाब देना सरकार को। जैसे ये टैक्स का डिफरेंस मैंने निकाला है कि मैंने इतनी सेल कर दी और इतने रुपए का मैंने परचेज किया है, तो सेल और परचेज का जो डिफरेंस है ये 3600 रुपए, ये पेड अपने को जीएसटीआर 3B के अंदर ही करना पड़ता है। उसके बाद में आती है जीएसटीआर 9, इसको बोलते हैं एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न मतलब सालाना एक रिटर्न अपने को लगानी पड़ेगी जिसके अंदर पूरी की पूरी डिटेल अपने को मेंशन करनी पड़ेगी, सेल परचेज HSN वाइज सब कुछ। उसके बाद में 9C भी लगती है ये, लेकिन 5 करोड़ से ऊपर के टर्नओवर के ऊपर लगती है। 5 करोड़ से नीचे के टर्नओवर को जीएसटीआर 9 से ही उसका काम चल जाता है। बाकी 9C ऑडिट होती है जीएसटी की ऑडिट ये 9C 5 करोड़ से ऊपर के टर्नओवर के लिए। तो वही बात ये जीएसटी रिटर्न्स के बारे में। उसके बाद में HSN के बारे में, ठीक है। HSN कोड भी अलग अलग सिस्टम होता है कि 5 करोड़ से ऊपर के कोई भी व्यापारी हैं उनको 4 डिजिट के HSN कोड, 5 करोड़ से नीचे वालों को 4 डिजिट के HSN कोड देने पड़ेंगे और 5 से ऊपर वालों को 6 डिजिट के HSN कोड अपने को देने पड़ते हैं। तो ये होती है जीएसटी के बारे में बेसिक नॉर्मल जानकारी जो हमारे एंट्री करते समय सामने आती है। काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो टैली में अपन एंट्री करते समय सामने आई भी होगी और आगे भी आती रहेगी। तो इस तरीके से